हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय विद्रोह, सिपाही विद्रोह जैसे अनेक रूपों में इतिहासकारों ने इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर में 1857 की क्रांति के स्वरूप को पढ़ेंगे, इसके कारण को देखेंगे, इस क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, क्रांति का व्यापक विस्तार कहाँ तक था और इस क्रांति का आंदोलन का असफल होना और उसके बाद क्या परिणाम निकल कर आता है, यह देखते हुए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। फ्रेंड्स, यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो पाम स्टर्न यह ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे 1857 की क्रांति के समय। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1856 में डलहौजी के जाने के बाद आए। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 ईस्वी के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो फ्रेंड्स, बहादुर शाह द्वितीय या फिर जिसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, यह भारत के अंतिम मुगल बादशाह भी थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो फ्रेंड्स, कमल और रोटी, यह कमल का फूल और रोटी स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक के रूप में थे। विद्रोहियों ने इसे अपने प्रचार के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे कि इस संग्राम को आगे बढ़ाया जा सके। फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति का स्वरूप, इसका तात्पर्य यह है कि इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के संबंध में कई मत प्रकट किए हैं। इतिहासकारों ने इस क्रांति को कई नामों से उल्लेखित किया है। फ्रेंड्स, आपके सामने एक स्लाइड है। इस स्लाइड में कुछ प्रमुख ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को विभिन्न नामों से इतिहास में जगह दी है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और याद रखने की कोशिश करते हैं कि सी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। आपको याद रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन में आपके आएंगे, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो सी.डी. सावरकर ने कहा 1857 की क्रांति को कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। डिज़रायली ने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा। सर जॉन लॉरेंसे एवं सीले ने इसे पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा। जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने इसे अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र कहा। जे.आर. होम्स ने इसे बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा। L.E.R. रीज ने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा। और R.C. मजूमदार, इन्होंने इस 1857 की क्रांति को अपने मत से कहा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम, इन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना। तो फ्रेंड्स, यह है 1857 की क्रांति के स्वरूप। इसके संबंध में इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को विभिन्न नामों से उल्लेखित किया है। चलिए अब आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति की कुछ प्रमुख पुस्तकें भी लिखी गई थी, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे भी पढ़ते हैं और याद रखने की कोशिश करते हैं। तो 1857 इस पुस्तक के लेखक हैं S.N. जैन। द स्पाई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके लेखक हैं R.C. मजूमदार। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857-59, इसके लेखक हैं S.C. चौधरी। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसके लेखक हैं V.D. सावरकर। और द ग्रेट रिबेलियन, इसके लेखक हैं अशोक मेहता। तो यह कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं 1857 की क्रांति की। चलिए अब आगे पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं, जिसमें राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, तात्कालिक कारण, यह सभी कारण हैं 1857 की क्रांति के। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं।
फ्रेंड्स, राजनीतिक कारण में मुख्यतः डलहौजी के शासन काल से ही होता है, जब वह भारत में आता है और उसने भारत में आने के बाद हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति चलाई और इस नीति के तहत उसने भारत के कई राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया, जिसमें झांसी, अवध, सतारा जैसे कई राज्यों को उसने अपने में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उसकी इस नीति से राज्यों में ब्रिटिश सरकार के लिए आक्रोश भरा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत शासकों के दत्तक बच्चों को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने से उसने मना कर दिया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह यह भी एक राजनीतिक कारण बना 1857 की क्रांति का। आर्थिक कारण की बात करें तो ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू की गई भू राजस्व की नीति, करों में वृद्धि, उद्योगों और हस्तशिल्प का समाप्त होना किसानों में असंतोष था। अकाल की स्थिति में भी उनसे कर वसूला जाता था और जमींदारों साहूकारों से उन्हें उच्च ब्याज पर ऋण प्राप्त होता था और जब वह भुगतान न कर पाए तो उनके जमीनों को साहूकारों और जमींदारों द्वारा हड़प लिया जाता था। तो इस तरह से किसानों में, मजदूरों में, कारीगरों में भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश भरा था। सामाजिक और धार्मिक कारण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाए गए सामाजिक धार्मिक सुधारों में, जैसे कि सती प्रथा को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन जैसे कई कानून बनाए गए। समाज में एक ऐसा बड़ा वर्ग भी था जो इन कानूनों को मानने से इनकार करता था। तो फिर दूसरी ओर धार्मिक आधार पर देखें तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाइयों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति देना भी इस क्रांति की एक वजह बनी। फ्रेंड्स, ईसाई मिशनरी जो थी वह भारत में आई और इसका परिणाम यह निकला कि ईसाइयों ने धर्म को, अपने धर्म को बढ़ावा दिया और भारत के धर्मों को नीचा दिखाया, उन्हें बदलने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, इस तरह से धर्म के नाम पर और समाज की लोगों को भी इन सभी प्रथाओं को रोकने से जनता में, लोगों में आक्रोश भरा था और 1857 की क्रांति के कारणों में यह भी शामिल हुआ। अब देखते हैं सैनिक कारण, जिसमें सैनिकों का अनुपात। ब्रिटिश सरकार ने फ्रेंच सैनिकों के मध्य अनुपात रखा था, जिसमें 5/1 का अनुपात था। 5 भारतीय सैनिक पर 1 अंग्रेज सैनिक नियुक्त किया गया था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनके पैसे, उनके वेतन को लेकर, उनके रहन-सहन को लेकर, उनके खान-पान को लेकर, यहाँ तक कि उनकी दाढ़ी मूछें रखने पर भी, तो उस पर भी उन पर पाबंदी लगाई गई कि वह ये दाढ़ी मूछें नहीं रख सकते थे। तो यह भी एक कारण बना 1857 की क्रांति का। फ्रेंड्स, बात करें तात्कालिक कारण की तो कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लगा होना, यह 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना था। तो इस तरह फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के यह प्रमुख कारण थे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपने जब पढ़ा कि सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह जैसे कई कानून अंग्रेजों ने पास किए थे, तो चलिए उन कानूनों को एक बार उन्हें पढ़ते हैं। गवर्नर जनरल वेलेजली ने 1802 में बालिका शिशु हत्या पर रोक से संबंधित कानून बने, जिसके द्वारा शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे सती प्रथा पर भी रोक लग गई। लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया, जिसके तहत विधवा विवाह की अनुमति मिल गई। नॉर्थ बुक 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास करते हैं, जिसके तहत अंतरजातीय विवाह को मान्यता और बहुपत्नी प्रथा समाप्त कर दी गई। लैंसडाउन 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास करते हैं, जिसके तहत लड़की की विवाह की आयु न्यूनतम 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई। इरविन ने 1930 में शारदा एक्ट अधिनियम पास किया, जिसके तहत लड़के के लिए विवाह की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई। तो फ्रेंड्स, यह था अंग्रेजों द्वारा भारत में ऐसे कानून बनाना। तो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो इसका प्रारंभ हुआ मेरठ से 10 मई 1857 को। परंतु इसका प्रारंभिक रूप क्या था वह भी देखते हैं कि जनवरी 1857 को दमदम, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, यहाँ एक खबर पहुँचती है
कि चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। यह खबर पहुंचती है फरवरी 1857 को बहरामपुर में। फिर वहां से यह खबर पहुंचती है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में। वहां पर बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे हुए कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया, जिसके लिए उन्होंने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और हुसन की हत्या करके इस विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। फ्रेंड्स, इस तरह से 10 मई 1857 को विद्रोहियों ने मेरठ में अपने ही अधिकारियों की हत्या की और वह 11 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार किया और वहां के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर लिया। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि किस किस जगह से यह 1857 की क्रांति के विद्रोह किए गए, इसके नेतृत्वकर्ता हैं, किस तारीख में इसकी शुरुआत हुई, किस किस ने इस विद्रोह को रोका और किस तारीख में यह पूरी तरह समाप्त हो गया। तो चलिए इस स्लाइड के जरिए समझते हैं कि सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 11 मई 1857 को दिल्ली से। बहादुर शाह जफर एवं उनके सेनापति भगत खां द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था दिल्ली में। 11 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई और इसे निकोलसन एवं हार्टसन द्वारा 20 सितंबर 1857 को समाप्त कर दिया गया। फिर लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 को इसकी शुरुआत की। इस विद्रोह को रोकने के लिए कैंप बेले हेनरी लॉरेंसे ने मार्च 1858 को इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे ने 5 जून 1857 को इसकी शुरुआत की और कैंप बेल ने इसे दिसंबर 1857 को समाप्त कर दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने 4 जून 1857 को इसकी शुरुआत की। हुरोज ने 17 जून 1858 को इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। इलाहाबाद में लियाकत अली ने जून 1857 को इसकी शुरुआत की और इसे कर्नल नील ने 1858 में इसे रोक दिया। जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह एवं अमर सिंह ने 15 जून 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत की, जिसे विलियम टेलर विसेंट आयर ने दिसंबर 1858 को समाप्त कर दिया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने जून 1857 को इसकी शुरुआत की। कैंप बेल ने 5 जून 1858 को इसे रोक दिया। बरेली में खान बहादुर खान ने जून 1857 को इसकी शुरुआत की और कैंप बेल ने 1858 में इसे रोक दिया। तो फ्रेंड, इस तरह से इस आंदोलन की समाप्ति हुई। इस तरह से 1857 की क्रांति को पूरी तरह से रोक दिया गया, इसे असफल बना दिया गया। तो 1857 की क्रांति की असफलता के फ्रेंड्स कारण थे इसके सीमित क्षेत्र का होना, इसके नेतृत्व का अभाव होना, सीमित संसाधन होना, संगठन का अभाव होना, भारतीयों का समर्थन का अभाव होना और उद्देश्य की स्पष्टता का अभाव होना। फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के परिणाम निकले। इस क्रांति के असफल होने के बाद इसमें कंपनी ने शासन समाप्त कर दिया और सत्ता क्राउन को सौंप दी गई। डलहौजी की हड़प नीति को भी समाप्त कर दिया गया और देसी नरेश की स्थिति पूर्ववत कर दी गई। सेना में सैनिकों के अनुपात में कमी कर दी गई और भारत सचिव नाम से 15 सदस्यों की एक मंत्री परिषद का गठन किया गया कि वह भारतीयों की खबर सत्ता क्राउन के पास पहुंचाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स 1857 की क्रांति असफल हुई और उस क्रांति का यह परिणाम निकला। कुछ तो भारतीयों के हित में आया और कुछ ब्रिटिशों के हित में था। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इनमें से किस शहर से किया था? तो आपका आंसर है लखनऊ। लखनऊ से उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स, आपका आंसर है लॉर्ड कैनिंग।
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो फ्रेंड्स आपका आंसर है मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था 1857 के क्रांति में। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर है तात्या टोपे। तात्या टोपे ने कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 9 मई 1858 को बिहार में नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 1857 की क्रांति के बाद। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? तो फ्रेंड्स वह थे R.C. मजूमदार। इन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। निम्न में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर है पील आयोग। यह भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। 1857 की क्रांति को समाप्त करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने पील आयोग बनाया था। 1857 की विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार में। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो फ्रेंड्स असफल रहने के तो उसके बहुत से कारण हैं। इसमें जितने भी दिए गए हैं वो सारे ही कारण 1857 के विद्रोह के हैं। पर बात आती है जब मुख्यता की, तो वह है किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। इस वजह से यह सबसे मुख्य वजह थी इस विद्रोह के असफल होने की। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो फ्रेंड्स जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, इन्होंने इस 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। इन्होंने कहा कि अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र है यह 1857 की क्रांति। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो फ्रेंड्स वह थे साहूकार और जमींदार। इन दोनों ही वर्गों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने ही इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। आपको पता है कि 1857 के विद्रोह में लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, तो इसी ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। गढ़करी विद्रोह का केंद्र 1844 में इनमें से कौन सा था? तो वह था कोल्हापुर। गढ़करी विद्रोह का केंद्र था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो वह थे भगत सिंह। इन्होंने 1857 के क्रांति में भाग नहीं लिया। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो वो थे शहादत खान। इन्होंने 1857 में अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो फ्रेंड्स अगर इसमें चर्बीदार कारतूस न पाए आप लिखा हुआ, तब समझ लीजिए कि उसका आपके इस प्रश्न का आंसर होगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना। यह भी तात्कालिक कारण में देखा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने ईसाइयों को बुलाया था अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो इस क्रांति में यह भी एक मुख्य कारण था। परंतु अगर इसमें चर्बीदार कारतूस आपके ऑप्शन में आते हैं तो वह तात्कालिक कारण है। अगर वह नहीं आता है तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप यह उस समय तात्कालिक कारण बनेगा। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, यह कथन था एचिसन का। तो वह किस घटना से संबंधित था? तो फ्रेंड्स 1857 के विप्लव से संबंधित था यह कथन एचिसन का, कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने कंपनी के हाथों शासन
ब्रिटिश ताज को लेने की घोषणा की।